हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल तक हमने पढ़ा था कि रिकंस्ट्रक्शन क्या है, अमलगमेशन क्या है और क्या लीगल प्रोविजंस थे अमलगमेशन के रिगार्डिंग। हमने पढ़ा था कि एक तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर देके ट्रांसफ़र कर सकती है अंडरटेकिंग ट्रांसफरर कंपनी की, ट्रांसफरी कंपनी को, या एक तरीका क्या था कि ट्रांसफरी कंपनी डिमांड कर सकती है किससे, ट्रांसफरर कंपनी से, कि वो शेयर्स परचेज़ करना चाहती है उसके। तो आज हम पढ़ रहे हैं कि ट्रांसफरी कंपनी किस तरह से जो स्टेक है, स्टेक होल्डिंग है, यानी शेयर्स जो हैं वो कैसे एक्वायर करेगी। इसमें क्या रहेगा, पहले जो अप्रूव्ड पर्सन्स हैं, आपके अप्रूव्ड शेयर होल्डर्स हैं, उनके शेयर्स लिए जाएंगे। फिर उसके बाद प्रोसीजर होगा एज़ पर टाइम पीरियड कि किस तरह से डिसेंटमेंट जिनकी थी, जो आनाकानी कर रहे थे कि हम नहीं दे सकते अपने शेयर्स, तो वो किस तरह लिए जाएंगे। तो सबसे पहले एट गिविंग ऑफर फॉर एक्वायरिंग स्टेक होल्डर्स, जब स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको क्या है, ट्रांसफरी कंपनी ने ऑफ़र दिया कि हम परचेज़ करना चाहते हैं आपके शेयर्स, तो वो 4 महीने में जो स्टेक होल्डर्स हैं वो क्या है, अप्रूवल देंगे। अब जो अप्रूवल होना चाहिए वो क्या है, ट्रांसफ़र के लिए 9/10 वैल्यू का जो है टोटल स्टेक होल्डिंग, उसका 9/10 वैल्यू का एटलीस्ट जो है कम से कम वो है होना चाहिए, यानी कि जो भी वो शेयर्स दे रहे हैं एटलीस्ट ट्रांसफ़र के लिए 9/10 वैल्यू का होना चाहिए अप्रूवल। अब ये अप्रूवल ज़रूरी नहीं कि जनरल मीटिंग में ही दिया जाए, जैसा सफिशेंट लगे वैसे दे दिया जाएगा। अब इस 9/10 वैल्यू के लिए जो अप्रूवल दिया कि हाँ हम इतने टाइम पीरियड के अंदर क्या है आप परचेज़ कर सकते हैं, तो उस 9/10 वैल्यू के अंडर अगर कोई भी ट्रांसफरी कंपनी के पास पहले से ही या कोई उसकी सब्सिडरीज है या कोई नॉमिनी है, ठीक है, ट्रांसफरी कंपनी का, तो अगर पहले से ही कुछ शेयर्स हैं, कुछ होल्डिंग है, तो उसको इसमें क्या है इंक्लूड नहीं करेंगे। अब 4 महीने में वो अप्रूव करेंगे। अब 4 महीने जब ख़त्म होते हैं तो उस 4 महीने ख़त्म होने के बाद जब उन्होंने अप्रूव कर दिया, जो अप्रूव्ड जो होल्डर्स अप्रूव कर रहे थे उनकी होल्डिंग को ट्रांसफ़र करने के लिए ट्रांसफरी कंपनी को, तो उन 4 महीनों के ख़त्म होने के बाद 2 मंथ्स के अंदर जब ऑफ़र अप्रूवल हुआ स्टेक होल्डर्स का, तो जो भी डिसेंटेड स्टेक होल्डर्स हैं, या कहीं माइनॉरिटी थी जो मना कर रही थी कि उनके शेयर जो है वो क्या है ट्रांसफरी कंपनी को नहीं देगी, तो उन्हें नोटिस दिया जाएगा फॉर एक्वायरिंग शेयर्स सेम टर्म्स के ऊपर, जो क्या है जिस तरह से अप्रूव्ड जो शेयर होल्डर्स थे उन्होंने एग्री किया कि हम इन टर्म्स के ऊपर अपना क्या है शेयर जो है वो ट्रांसफरी कंपनी को देंगे, उन्हीं सेम टर्म्स के ऊपर, सेम प्राइस के ऊपर क्या है डिसेंटेड स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी क्या है उन्हीं टर्म्स के ऊपर क्या है वो देने पड़ेंगे। तो उसके लिए नोटिस पे दिया जाएगा। अब इसके बाद अब अप्रूव्ड जो शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने अप्रूवल दिया था, उनके 2 महीने बाद क्या किया गया था, उन्हें जितने भी डिसेंटेड शेयर होल्डर्स थे उनको नोटिस भेजा गया था। अब डिसेंटेड शेयर होल्डर्स ट्रांसफरी कंपनी के नोटिस मिलने के 1 महीने में ट्रिब्यूनल को अप्लाई करेंगे फॉर एन्यूलिंग द स्कीम, मतलब कि ट्रिब्यूनल को बोलेंगे कि इस स्कीम को, जो ये अमलगमेट हो रही है एक कंपनी दूसरी में या दूसरी कंपनी एक्वायर कर रही है इस कंपनी को, तो आप क्या है इसे इनवैलिड करार दे दीजिए। वो किस आधार पर ये अप्लाई कर रही है कि आप एन्यूलिंग कीजिए, इस आधार पर कि कोई मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है और जिससे क्या है
इन्फ्लुएंस किया गया है मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स को, और उस इन्फ्लुएंस की वजह से शेयर होल्डर्स ने क्या है अपने जो शेयर्स हैं वो अग्री किए हैं कि ट्रांसफरी कंपनी को दे दिए जाएंगे, या ट्रांसफरर कंपनी की एसेट्स का अंडर वैल्यूएशन हुआ है। मतलब अंडर वैल्यूएशन हुआ है कि ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कम कीमत पर खरीदी जा सके इंट्रिंसिक से, मतलब कि रियल वर्थ नॉट मार्केट प्राइस, रियल वर्थ जो है वो उससे कम खरीदी जा सके। मतलब कोई ना कोई मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है जिस वजह से मेजॉरिटी ने हाँ की है, कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस किया गया है, या एसेट्स का अंडर वैल्यूएशन हुआ है, कंपनी है वो बिक रही है बट वो सस्ते में ही क्या है आपकी इन्वेस्टमेंट्स है वो बेची जा रही है। ठीक है, अब ट्रिब्यूनल एन्यूलिंग नहीं करती, वो इनवैलिड करार नहीं देती माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स के कहने पर, तो ट्रांसफरी अब बाउंड है। 1 महीने का नोटिस उनको 2 महीने का टाइम दिया था, 2 महीने में बाद नोटिस दिया था कि अब अपना असेंटमेंट दे दो। लेकिन अब क्या सिचुएशन हो गई कि जब अगर वो एन्यूलिंग कर रही है तो अलग बात है, अगर एन्यूलिंग नहीं कर रही है तो क्या है ट्रांसफरी अब बाउंड है कि अब मना करने वाले स्टेक होल्डर्स के शेयर्स क्या है वो एक्वायर कर सकता है सेम टर्म्स पर एज एक्सेप्टेड बाय अप्रूव्ड शेयर होल्डर्स। जिस टर्म्स के ऊपर, जिस प्राइस या जो भी कंडीशंस के ऊपर अप्रूव्ड शेयर होल्डर्स ने हाँ की थी कि हम अपने स्टेक होल्डिंग आपको दे देंगे ट्रांसफरी कंपनी को, तो उसी टर्म्स पर वो क्या है डिसेंटेड शेयर होल्डर्स के स्टेक भी एक्वायर कर सकते हैं। हाँ जी, अब ऑफर के केस में अगर ट्रांसफरी कंपनी के पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी के 1/10 शेयर्स हैं तो वो डिसेंटेड शेयर होल्डर्स के शेयर्स एक्वायर नहीं कर सकती। कब तक? जब तक रिमेनिंग होल्डर्स को ऑफर ना दिया जाए। अब जो भी असेंटिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके पास जो वो शेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रांसफरी कंपनी को, उनके पास 9/10 शेयर्स हों, एक्सेप्ट जो ट्रांसफरी कंपनी के पास ऑलरेडी उस एग्जिस्टिंग कंपनी के शेयर्स हैं उनको छोड़कर क्या होने चाहिए, जो भी अप्रूवल कर रहे हैं उनके पास एटलीस्ट क्या है 9/10 शेयर्स होने चाहिए। और जो ये असेंटिंग शेयर होल्डर्स हैं ये क्या है, ये उस शेयर्स के एटलीस्ट टोटल के 3/4 होल्डर्स होने ही चाहिए। 3/4 होल्डर्स भी हों और इनके पास क्या हो 9/10 शेयर्स हों, एक्सेप्ट जो ट्रांसफरी कंपनी के पास एग्जिस्टिंग के ऑलरेडी हैं। तभी उस केस में क्या है ट्रांसफरी कंपनी जो है वो उनके स्टेक्स क्या है ले पाएगी, परचेज कर पाएगी। फिर जब इनके हो जाएंगे तो उसके बाद क्या है डिसेंटेड के वो क्या है ले सकती है। अब जब ट्रांसफ़र हो जाएं शेयर्स अप्रूव्ड वंस के, यानी कि जिन भी स्टेक होल्डर्स ने अप्रूवल दिया था कि हाँ हम अपने स्टेक होल्डिंग जो है वो ट्रांसफरी कंपनी को देने के लिए तैयार हैं, तो उस केस में जब वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं शेयर्स तो 1 महीने के बाद नोटिस देना होगा जो डिसेंटेड शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने मना किया था। तो जो डिसेंटेड शेयर होल्डर्स हैं वो 3 महीने में नोटिस मिलने के बाद कि भाई उनके शेयर्स तो क्या है ट्रांसफ़र हो गए जिन्होंने अप्रूव किया था देने के लिए, तो अब 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा डिसेंटेड शेयर होल्डर्स को भी, अब तुम दे दो। अब डिसेंटेड शेयर होल्डर्स क्या कर सकते हैं 3 महीने में ट्रांसफरी कंपनी को एक्वायर करने के लिए कहना होगा कि हाँ आप क्या करो हमारे शेयर्स जो हैं वो एक्वायर कर लो सेम टर्म्स के ऊपर, जो भी क्या है आप अप्रूव्ड जो असेंटेड स्टेक होल्डर्स ने क्या है अप्रूवल दिया है, या जो भी ट्रिब्यूनल ने फिक्स किया है जो टर्म्स उन बेसिस के ऊपर। अब जब ट्रांसफरी कंपनी ने डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को एक्वायर करने के लिए नोटिस दिया और ट्रिब्यूनल ने कोई क्या है ऑर्डर यानी एन्यूलिंग जो थी वो इनवैलिड करार नहीं दिया उन शेयर होल्डर्स की, मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स की एप्लीकेशन
के ऊपर कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया उस अरेंजमेंट में, उस ट्रांसफ़र स्कीम में, मतलब जो भी था आपका एक्विजिशन या जो भी अमलगमेशन था उसको क्या है इनवैलिड करार नहीं दिया, तो ट्रांसफरर कंपनी को 1 महीना ख़त्म होने पर नोटिस देगी प्लस इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र देगी और प्राइस पे करेगी, और ट्रांसफरर कंपनी ट्रांसफरी कंपनी को रजिस्टर कर देगी एज होल्डर, और 1 महीने में जितने भी डिसेंटेड होल्डर्स हैं को फैक्ट्स बताएगी। अब ट्रांसफ़र कंपनी के पास जो पैसा आया है ट्रांसफरी कंपनी से, उन्हें सेपरेट बैंक अकाउंट्स के अंदर क्या करेगी, ट्रांसफ़र कर देगी, जहाँ से क्या है शेयर होल्डर्स को वो पैसा मिल जाएगा। अब इतना तो क्लियर हुआ कि जो अप्रूव्ड पर्सन्स थे उनके भी होल्डिंग ले ली, और ट्रिब्यूनल ने उन्हें कोई एन्यूलिंग वगैरह नहीं की, तो उन्होंने क्या है डिसेंटेड का भी लेने के लिए 1 महीने के अंदर उन्हें नोटिस भेज दिया और सब प्राइस पे कर दिया, ताकि डिसेंटेड भी क्या, क्योंकि डिसेंटेड क्या कर चुके थे वो ट्रांसफरी कंपनी को नोटिस भेज चुके थे, कह चुके थे कि उन क्या कर सकते हैं, वो अग्रीड प्राइस के ऊपर देने के लिए क्या है, मतलब एज़ पर जो असेंटेड होल्डर्स ने दिया था उस बेसिस पर वो क्या है रेडी हैं। तो सबसे वो क्या है स्टेक होल्डिंग ले चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जो भी अमलगमेशन हो रहा है, रिकन्स्ट्रक्शन हो रहा है, जो भी आपका ट्रांसफ़र हो रहा है स्टेक होल्डिंग ट्रांसफरर कंपनी की ट्रांसफरर कंपनी में, तो जो भी ट्रांसफ़र का कॉन्ट्रैक्ट है इसके रिगार्डिंग कोई भी माल प्रैक्टिसेस ना हो, उन्हें रोकने के लिए कुछ क्या है प्रोविजंस अप्लाई होंगे, मतलब कुछ प्रोविजंस अप्लाई, यानी कि हर लेवल के ऊपर जो भी काम हो रहा है वो ट्रांसपेरेंसी से होगा, तो ये इंश्योर करना होगा। तो हर चीज़ डिस्क्लोज करनी क्या है वो बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, ट्रांसफरर कंपनी के हर ऑफ़र, हर सर्कुलर या डायरेक्टर द्वारा जो भी मेंबर को दी गई कोई भी रिकमेंडेशन है ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए, कि अब शेयर्स क्या है ट्रांसफरर कंपनी ट्रांसफरी कंपनी को दे रही है, अब उसमें जो ऑब्वियसली बात है उन्होंने ऑफ़र दिया, तो ट्रांसफरर कंपनी के अंदर क्या है कुछ डिसीजंस लिए जा रहे हैं ना, कि हाँ हम अलाउ कर रहे हैं ट्रांसफरी कंपनी को कि वो हमारे शेयर्स परचेज़ कर ले। तो जो भी रिटन डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो क्या है जो भी मेंबर्स को स्टेक होल्डर्स को दिए जा रहे हैं, या कोई रिकमेंडेशन दी जा रही है कि ये ऑफ़र आया है इस कंपनी द्वारा कि वो स्टेक होल्डिंग को ख़रीदना चाहते हैं, तो एक्सेप्ट करने के लिए जो ऑफ़र दिया गया विद इन द कंपनी, हर या सर्कुलर दिया गया, जो भी डॉक्यूमेंट जो है वो इंफॉर्मेशन देने के लिए जो भी ये दिया गया है मेंबर्स को, वो उसमें क्या डिस्क्लोज होगा, वो सारी प्रिस्क्राइब जो इन्फॉर्मेशन होगी रिलेटेड टू दैट ऑर्डर, कि क्या क्या उनका जो है वो ऑफ़र आया है, उनकी क्या क्या टर्म्स हैं, या एज़ पर ट्रिब्यूनल कोई टर्म्स है, तो उस हर एक इन्फॉर्मेशन जो है वो हर एक मेंबर के पास क्या है डायरेक्टर द्वारा जो भी सर्कुलर या जो दिया गया है उसमें सब क्या है मेंशन होना चाहिए। डिस्क्लोजर होगा तो क्या है ट्रांसपेरेंसी रहेगी हर मेंबर के माइंड में कि हाँ ये जो है कार्रवाई हो रही है, और बाकी वो डिसीजन ले पाएगा कि क्या है उनके फेवर में है या नहीं है। क्या डिस्क्लोज करना होगा कि जो भी पेमेंट होगी वो उनके सारे स्टेप्स जो हैं वो भी डिस्क्लोज करने बहुत ज़रूरी हैं। अब जब रजिस्ट्रेशन हो रहा है रजिस्ट्रार के पास, तो जो भी ऑफ़र दिया गया था ट्रांसफरी कंपनी द्वारा ट्रांसफर कंपनी को, और हर सर्कुलर जिसमें जो ऑफ़र था
परचेज़ करने के लिए जो भी रिकमेंडेशंस हैं, एक्सेप्टेंस की रिकमेंडेशंस हैं, रजिस्ट्रार के पास तो तभी जाएंगे ना जब क्या है आप एक्सेप्ट हो चुका है, ट्रांसफ़र हो चुका है, या ट्रांसफ़र हर एक एक्सेप्टेंस जो ऑफ़र के रिगार्डिंग है वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर रजिस्ट्रार के पास प्रेजेंट करनी बहुत ज़रूरी है। रजिस्ट्रार मना कर सकता है अगर उसे लगे कि प्रिस्क्राइब्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं दी गई है, या जो भी इन्फॉर्मेशन है वो क्या है डिसेप्टिव है, सही नहीं है, उसको कुछ मैनिपुलेट किया गया है, वो सही नहीं है, कोई इससे कहीं ना किसी का इंटरेस्ट क्या है वो हिंडर कर रहा है। तो कोई भी जो सर्कुलर है ऑफ़र की रिकमेंडेशन की एक्सेप्टेंस का, वो सर्कुलर क्या है कैंसिल कर सकती है, कि सर्कुलर को मना करने से के लिए बोल सकती है कि हम ये नहीं माने, क्योंकि इसके रिगार्डिंग आपने प्रिस्क्राइब जो भी इन्फॉर्मेशन है, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, वो नहीं दी है। अगर रजिस्ट्रार ने जो ऑर्डर दिया कि भाई मैं ये सर्कुलर पास नहीं करूँगा क्योंकि डिस्क्लोजर इन्फॉर्मेशन का नहीं है, तो उस केस में अपील किया जा सकता है ट्रिब्यूनल को, अगर रजिस्ट्रार रजिस्टर करने से उस सर्कुलर को मना कर देता है। अब डायरेक्टर कोई ऐसा सर्कुलर इशू कर देता है जो रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया, या क्या है आपका रजिस्टर नहीं हुआ है, या रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट नहीं किया गया, वो सर्कुलर इशू कर देता है, तो उसे क्या पनिशमेंट दी जाएगी, पेनल्टी चार्ज की जाएगी 25,000 एक्सटेंडेड टू 5 लाख रुपीज़। अब ये कुछ छोटे टॉपिक्स आ रहे हैं कि एक्विजिशन एंड टेक ओवर ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये हम पहले ही कर चुके हैं कि जो भी डिसेंटेड स्टेक होल्डर्स थे उनको उनके शेयर्स को एक्वायर करने का क्या प्रोसीजर था, वही हमने बात की थी कि 4 महीने जब अप्रूवल वालों को दिए जाते हैं कि अब 4 मंथ्स के अंदर वो अप्रूवल देते थे, उसके 2 महीने के अंदर अप्रूवल मिलने के बाद हम डिसेंटेड जो होल्डर्स थे, स्टेक होल्डर्स, उनको नोटिस देते थे, फिर वो क्या करते थे एनुअलिंग के लिए बोलते थे 1 महीने के बाद ट्रिब्यूनल को, ठीक है। और अगर तो वो सारा आपको प्रोसीजर जो सेम कर चुके हैं ऑलरेडी डिस्कस, आपको वो बताना है, ठीक है। ये अलग से टॉपिक दे दिया, बाकी ऊपर आप जो पूरा कर चुके वही है। नेक्स्ट है फेयरनेस ऑफ एक्विजिशन में टेक ओवर बिड्स। अब देखिए ये भी छोटा सा टॉपिक है। नेक्स्ट छोटे छोटे टॉपिक्स ही आ रहे हैं। फेयरनेस ऑफ एक्विजिशन में टेक ओवर ऑफ बिड्स। अब ट्रिब्यूनल क्या कहता है, कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए हैं। वो क्या कहते हैं कि अगर ऑनस यानी जो भी अरेंजमेंट कर रहा है, अमलगमेशन की सारी कार्यवाही देख रहा है, अगर वो क्या है डिसेंटेड शेयर होल्डर्स के साथ कुछ अनफेयरनेस करता है, जो भी पर्सनल रिस्पॉन्सिबल है उस अरेंजमेंट, जो भी स्कीम है अमलगमेशन स्कीम, उसको करने के लिए, प्रोसीडिंग्स करने के लिए, अगर कोई वो अनफेयरनेस करता है डिसेंटेड, तो ट्रिब्यूनल उस केस में डिसअलाउ कर सकती है एक्विजिशन को। वो मना कर सकती है कि क्या कि आप इस तरह से क्या है माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स के जो स्टेक है वो नहीं ले सकते, बिकॉज आपकी जो कंडक्ट है वो काफ़ी अनफेयर है। ट्रिब्यूनल की ये राय होगी कि स्कीम अप्रूव हो 90% स्टेक होल्डर्स द्वारा। अब ऑब्वियसली बात है, उन्होंने क्या कहा, हमने पहले भी बात की थी कि एटलीस्ट जो टोटल है वो 9/10 होना चाहिए। तो एक्विजिशन तभी होगी, ट्रिब्यूनल ये कहता है, जब 90% स्टेक होल्डर्स जो है वो अप्रूव करें ट्रांसफ़र करने के लिए शेयर्स अपने ट्रांसफरी कंपनी को। रिडक्शन ऑफ कैपिटल एंड अमलगमेशन, ये छोटा सा टॉपिक है, कई बार शॉर्ट नोट आ जाता है, बट जितना हम पहले कर चुके हैं रिकन्स्ट्रक्शन अमलगमेशन के रिगार्डिंग लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए वो सफिशेंट है। रिडक्शन ऑफ कैपिटल इन अमलगमेशन। अब देखो, एक प्रेजेंट सिचुएशन बता रखी है, एक पहले कि क्या होता था और अब क्या प्रेजेंट सिचुएशन है। कहते हैं जहाँ अमलगमेशन में 2 पुरानी कंपनी मर्ज होकर नई कंपनी बनती थी,
पहले, और मर्ज डिज़ोल्व होती थी बिना वाइंड अप हुए। इन सिचुएशन में क्या था, रिडक्शन ऑफ कैपिटल जो था वो नहीं होता था। अब सेक्शन 66 जो है वो कंपनी एक्ट 2013 का क्या कहता है, एक केस हुआ था एज पर वर्डिक्ट। सरकार मद्रास हाई कोर्ट ने एक केस में एक वर्डिक्ट दिया था, निर्णय दिया था। केस लिख रखा है वाटरफॉल एस्टेट लिमिटेड और राय रंजन के साथ केस हुआ था। तो उस केस के बाद जो रिकमेंडेशन, जो वर्डिक्ट दिया था, तो जो प्रेजेंटली कैपिटल रिड्यूस करने के लिए दोनों कंपनीज़ को क्या होना होगा, एग्जिस्टेंस से बाहर जाना होगा, उन्हें अपना एग्जिस्टेंस ख़त्म करना होगा, यानी नई कंपनी सारी डेब्ट पे करेगी ऑफ मर्जिंग कंपनी। फिर सेक्शन 66 क्या है वो अप्लाई होगा, यानी कि डेब्ट सारा पे करने के बाद क्या है वो रिडक्शन ऑफ कैपिटल जो है वो हो सकता है। पहले उसे क्या है वो एग्जिस्टेंस से बाहर जाना होगा। अगर कोई नेम चेंज करना है कंपनी का तो वो ऑटोमेटिक नहीं होगा, उसके लिए एक प्रोसीजर होगा। हाँ जी, अब देखिए, अमलगमेशन ऑफ कंपनीज इन नेशनल इंटरेस्ट। अगर राष्ट्र हित में कंपनीज को मर्ज किया जा रहा है तो उस केस में क्या चीज़ें होंगी। अगर राष्ट्र हित में कोई कंपनी को मर्ज किया जा रहा है तो ऑफिशियल गजट के अंदर नोटिफाई किया जाएगा कि ऐसा अमलगमेशन हो रहा है एक सिंगल कंपनी के अंदर। एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर कंपनी जो अमलगमेट हो रही है उसकी क्या होनी चाहिए, अंडरटेकिंग होनी चाहिए, मतलब उसके पास कुछ पावर, प्रॉपर्टी, अथॉरिटी, प्रिविलेजेस अलॉन्ग विद लायबिलिटीज़ होनी चाहिए। और उस अमलगमेशन से अगर किसी क्रेडिटर का जो राइट है वो नई कंपनी में कम होता है तो उससे कॉम्पनसेशन लेने का अधिकार है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या देगी, कॉपी देगी जो भी ऑर्डर है अमलगमेट करने का कंपनी कंसर्न को, कि क्या है कि ये अमलगमेशन हो रहा है, नई कंपनी बनाई जा रही है राष्ट्रहित के अंदर, तो क्या आपके कुछ सुझाव हैं या आपके कुछ क्या हैं विरोध, आपके कुछ ऑब्जेक्शंस हैं इस अमलगमेशन के रिगार्डिंग, तो वो नोटिस भिजवाएगी उस कंपनी कंसर्न के पास। वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनीज़ के पास जो भेज रही है ऑब्जेक्शन या सजेशन को प्रदर्शित करने के लिए, तो 2 महीने का टाइम पीरियड देगी। उसके बाद क्या है, अगर उनका कुछ सजेशन या कुछ ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो वो क्या करेगी, वो ड्राफ्ट मॉडिफाई कर दिया जाएगा। जो भी सजेशंस अगर आई हैं, चाहे आई हैं या नहीं आई हैं, तो नहीं आई तो मॉडिफाई कर दिया जाएगा। अगर आई हैं 2 महीने के अंदर तो उन्हीं सजेशंस को या जो भी मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखते हुए, या जो अगेंस्ट उनके उठाए गए हैं उस अमलगमेशन के रिगार्डिंग, तो उन्हें ध्यान में रखते हुए जो कॉपी है वो क्या है दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखी जाएंगी। ध्यान रखना, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट के अंदर मर्जर हो रहा है तो उसके अंदर जो वो पास होना, वो दोनों हाउसेज में पास होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए क्या किया जा रहा है, तभी के लिए उनसे सजेशन मांगी जाती है। विरुद्ध अगर कोई है तो मांगा जा रहा था कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्टेक होल्डिंग ली जा रही है और वो आप नहीं चाहते, और वो क्या है और इस राष्ट्रहित के लिए ही मर्जर हो रहा है, तो आप सजेशन दे सकते हैं कि क्या किया जाए। तो ड्राफ्ट बनाया जाएगा और क्या है कॉपी जो है हर चीज़ों को ध्यान में रखकर ड्राफ्ट बनाया जाएगा और हर मुद्दों को ध्यान में रखकर तो कॉपी दोनों पार्लियामेंट में रखी जाएगी पास होने के लिए। अब प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स एंड पेपर्स ऑफ अमलगमेटेड कंपनीज। अब जो भी कंपनीज अमलगमेट हो रही हैं, कागजी कार्रवाई हुई होगी, कुछ बुक्स बनी होंगी, तो उन्हें प्रिजर्व करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के पेपर्स डिस्पोज ऑफ जो है वो नहीं किए जा सकते।
जिन कंपनीज़ का अमलगमेशन हुआ है उनके रिगार्डिंग जो भी पेपर्स हैं क्या है वो डिस्पोज ऑफ नहीं किए जा सकते। अगर जब डिस्पोज ऑफ करना है उसकी परमिशन जब दी जाएगी डिस्पोज ऑफ करने की, तो एक पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा एग्जामिन करने के लिए सारी वो बुक्स और जितने भी पेपर्स डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंसर्न है अमलगमेशन की स्कीम के रिगार्डिंग, और वो ये असरटेन करेगा, मतलब एक कहते हैं निष्कर्ष निकालेगा, ज्ञात करेगा कि क्या पेपर्स में कोई ऐसा सबूत या एविडेंस है रिगार्डिंग प्रमोशन या फॉर्मेशन या मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ के कंसर्न। तो अगर उन्हें लगता है कि मतलब कुछ भी, वो छोटी सी बारीकी से बारीक चीज़ देखेगा, तो अगर कोई भी चीज़ जो ज़रूरी है जानना, उसको जानने के बाद ही क्या किया जाएगा, डिस्पोज ऑफ किए जाएंगी कॉपीज़, जो बुक्स या पेपर्स।